काल आपण काल आपण बघितलं होतं की क्लासिफिकेशन्स, भरपूर टाईपचे क्लासिफिकेशन बघितले होते आणि आता पुढचा टाईप आपण बघतोय, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस. पॉलिमरच्या मॉलिक्युल्समध्ये जे फोर्सेस असतात त्याच्या बेसिसवर आपण काय क्लासिफिकेशन करू शकतो ते क्लासिफिकेशन आपण बघितलं होते. पहिलं क्लासिफिकेशन आहे इलास्टोमर्स. ओके, इलास्टोमर्स थेरी बघून घ्या पहिल्यांदा. दीज आर रबर लाईक सॉलिड्स विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी. रबर एक डोक्यामध्ये आणा. ओके, rubber like polymer with elastic property. In these elastomeric polymers, the polymer chain are held together by weakest intermolecular forces. म्हणजे दोन मॉलिक्यूल जे असतात पॉलिमरचे, हे एक यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा जो आहे हा विकेस्ट आहे, विकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. ओके, दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट द पॉलिमर टू बी स्ट्रेच्ड. रबर माहिती आहे सगळ्यांना, रबर आणि इलास्टोमरचं एक्झाम्पल रबर कॉमन आहे, पहिल्या सेंटेन्स मध्ये सांगितलेलं. रबर ताणता येतं बघा. का बरं ताणता येतं? कारण दोन मॉलिक्यूल एकमेकांवर स्लाइड होतात आणि आपली जागा सोडतात. ओके, स्लाइड होतं म्हणजे आपली जागा पण सोडतात. ते का सोडतात? कारण दोन मॉलिक्यूल मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी आहे, त्याच्यामुळे ते सहज एकमेकांवर स्लाइड होऊ शकतात. त्यालाच आपण इलास्टोमर्स म्हणतो. ओके, इलास्टिक प्रॉपर्टी असलेले. अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन विच हेल्प्स द पॉलिमर टू retract its original position after the force is released, as in vulcanized rubber. The example are bunaeus bunaine. ओके, हे थोडंसं जड गेलं असेल, एकदम सोपासा अर्थ सांगतो याचं काय आहे तो. तुम्ही जर वेगवेगळ्या टाईपचे रबर बघितले ना, तर काही रबर खूप जास्त ताणतात, काही जास्त ताणले जात नाहीत. काही रबर ताणल्यानंतर आपण सोडून दिलं ना, ते त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये येत नाहीत. ते छोटे होतात, पण ते ओरिजिनल साईज एवढी होत नाहीत. ते थोडेसे लांबच राहतात. ओके, तर इलास्टोमर्समध्ये म्हणजे रबरची प्रॉपर्टीज आपल्याला थोडीशी डेव्हलप करायची असेल, तर त्याला काय करता येऊ शकतं? क्रॉस लिंकिंग करता येऊ शकतं. ओके, क्रॉस लिंकिंग. उदाहरणार्थ समजा आपल्याला रबर पासून गाडीचं चाक बनवायचंय. आता ज्यावेळेस ते चाक फिरल तेव्हा टेम्परेचर खूप जास्त होईल. हाय टेम्परेचरला हे होतं, एक्सपान्शन होतं किंवा रबर पसरत जाईल. मग ते जास्त पसरू नये किंवा ते जास्त ताणलं जाऊ नये, लांब होऊ नये, त्यासाठी काय करतात? क्रॉस लिंकिंग. म्हणजे दोन मॉलिक्यूलच्या मध्ये लिंकिंग केलं जातं. इथं एक लिंकिंग इन द सेन्स, इथं एक एक्झॅक्टली एक बॉन्ड असतो. हा बॉन्ड तिथं तयार केला जातो, जेणेकरून असा बॉन्ड जर तयार केला तर पहिला आणि दुसरा मॉलिक्यूल आता एकमेकांपासून फार लांब जाऊ शकत नाही. ओके, म्हणजे हे पॉलिमर्स इलास्टिक तर राहते, पण इलास्टिसिटी आता लिमिटेड झाली. ठीक आहे, खूप जास्त इलास्टिक आधी होते, आता तेवढे इलास्टिक नाही राहिले. ते कशामुळं? क्रॉस लिंकिंगमुळे. ओके, दोन पॉलिमरच्या मध्ये क्रॉस लिंकिंग केलं आणि ह्या क्रॉस लिंकिंग करण्याच्या प्रोसेसलाच व्हल्कनायझेशन म्हणतात. ओके, पॉलिमरमध्ये पॉलिमरचे मॉलिक्यूल एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी किंवा क्रॉस लिंक करण्यासाठी जी प्रोसेस अप्लाय केली जाते त्याला व्हल्कनायझेशन प्रोसेस म्हणतात. ओके, आणि यासाठी जनरली कोणता एलिमेंट यूज करतात? तर सल्फर यूज करतात. ओके, बाकीचे डिटेल प्रोसेस वगैरे आपण सगळे नंतर बघणारच आहोत. पण इलास्टोमर्स म्हणजे पॉईंट काय काय लक्षात. सेकंड वन, फायबर्स. फायबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स. आपल्याला माहिती नायलॉन 6 खूप फेमस आहे. नायलॉनचे दोरे खूप फेमस आहेत. तुम्ही पतंगीच्या वेळेला वगैरे त्याला वापरता, लवकर तुटत नाहीत. ओके, सॉलिड विथ पजेसेस हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ अँड हाय मॉड्युलस. म्हणजे ते किती ताण दिलं तरी तुटत नाहीत ते. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स कॅन बी ॲट्रिब्युटेड टू द स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस लाईक हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे अशा प्रॉपर्टीज कशामुळे इंट्रोड्यूस होतात पॉलिमर्समध्ये? इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे या प्रॉपर्टीज डेव्हलप होतात पॉलिमर्समध्ये. ठीक आहे, कोणते ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस? तर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि मी आता पण मागच्या लेक्चरला पण सांगितलं होतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग फक्त 3 एलिमेंट दाखवतात. एक तर त्याच्यामध्ये NH पाहिजे, नाही तर CO सॉरी ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन पाहिजे 2, आणि तिसरं फ्लोरीन आणि हायड्रोजन. ठीक आहे, 3च एलिमेंट आहेत जे हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवतात. आता नायलॉनचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं तर त्यामध्ये नायट्रोजन पण आहे, ऑक्सिजन पण आहे. वाटलंच तर मी तुम्हाला थोड्या वेळ पुन्हा दाखवून देतो. ओके, these strong forces also lead to close packing of chains in the sense पॉलिमर्सचं क्लोज पॅकिंग होतं. का बरं? अट्रॅक्शन फोर्सेस आहेत ना इथं, तर दुसरा पॉलिमर याच्या जवळ राहणार, कारण अट्रॅक्शन फोर्स असल्यामुळे. ठीक आहे, अट्रॅक्शन फोर्स नसेल तर लांब राहिला असता.
अट्रॅक्शन नाही ना तर काही हे नाही, विषय नाही. अट्रॅक्शन असेल तर जवळ राहतील, क्लोज राहतील, म्हणजे डेन्सिटी त्यांची जास्त राहील. ओके, सो दस इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर. द एक्झाम्पल्स आर पॉलिअमाइड किंवा नायलॉन 66, पॉलिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे सगळे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. नायलॉन 66चे स्ट्रक्चर तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, नायलॉन 66, याच्यामध्ये इथं NH दिसतोय आपल्याला, राईट. हा हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवू शकतो. म्हणजे प्रत्येक मोनोमरमध्ये, हा पॉलिमर सगळ्या मोनोमर पासून बनलेला आहे, प्रत्येक मोनोमर मध्ये एक ॲटम हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतोय. मग जेवढे n नंबर ऑफ मोनोमर्स आहेत म्हणजे n नंबर ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग बनले, राईट. इतके हायड्रोजन बॉन्डिंग मधले ऑब्व्हियसली स्ट्रेंथ खूप जास्त असणार आहे, आणि स्ट्रेंथ वाढली तर नायलॉनच्या दोऱ्याची स्ट्रेंथ पण आपल्याला एक अंदाज आहेच, लवकर बिलकुल तुटत नाही. ही प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे आलेली. ठीक आहे. थर्ड पॉइंट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स, याच्यामध्ये कन्फ्युजन नाही करायचं. थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग पॉलिमर, दोघांमध्ये पहिल्यांदा थर्मो येतं. रिझन की टेम्परेचरशी काहीतरी रिलेटेड आहे. ठीक आहे. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर पहिल्यांदा बघूया. हा थर्ड नंबरचा आहे आपला क्रायटेरिया. दीज आर लिनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉंग चेन पॉलिमर्स. हे पॉलिमर स्ट्रेट असतात किंवा थोडेसे ब्रांचिंग असतात, फार ब्रांचिंग नाही, थोडेसे ब्रांचिंग. ओके. मॉलिक्युल्स कॅपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हिटिंग अँड हार्डनिंग ऑन कुलिंग. अर्थ सांगतो. तुम्ही PVC याचं एक वेल नोन एक्झाम्पल आहे. PVC पाईप घेतला सपोज, ठीक आहे. PVC पाईपला हिट केलं, ओके, आणि त्याला बेंड केलं. सपोज पहिल्यांदा पाईप असा आहे, त्याला हिट केलं आणि नंतर त्याला असा बेंड केला. ओके. हिटिंग नंतर बेंड होतो, आणि बेंड करून त्याला नंतर कूल करायचं, टेम्परेचर डाऊन करायचं. ठीक आहे. तो ह्याच पोझिशनमध्ये राहतो किंवा ह्या शेपमध्येच राहतो तो. याला आपण म्हणतो थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. ज्याला आपण हिट केलं का त्याला मोल्ड करू शकतो. त्याचे जे स्ट्रक्चर आहे, फिजिकल स्ट्रक्चर, त्याला आपण चेंज करू शकतो. ठीक आहे. कंपाऊंड घेतला, पॉलिमर घेतलं, PVC घेतलं, हिट केलं, पाहिजे तो डिझायर शेप दिला, कूल केलं का त्याच शेपमध्ये राहतो. ओके. पुन्हा एकदा त्याला हिट केलं, आपण ही प्रोसेस पुन्हा एकदा करू शकतो. याला हिटिंग करायची, याला स्ट्रेट करायचं, आणि नंतर पुन्हा याला कूलिंग करायचं, टेम्परेचर डाऊन करायचं. ओके. पुन्हा हे पाईपलाईन सारखं होऊन जाईल, स्ट्रेट पाईप होऊ शकतं. तर PVCची ही प्रॉपर्टी आहे, आणि ह्या टाईपच्या पॉलिमरला म्हणतात थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. म्हणजे टेम्परेचरच्या हिशोबाने हे प्लास्टिक, म्हणजे त्याची पोझिशन किंवा त्याचं पोझिशन नाही म्हणताना आपल्याला शेप आपण कमी किंवा जास्त करू शकतो. ठीक आहे. हा फार महत्वाचा पॉईंट आहे, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. ओके. ही प्रॉपर्टी आहे याच्यामध्ये. ओके. सो आणखी एक महत्वाचा पॉईंट, याच्यामध्ये कोणतं मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन असतं, तर याच्यामध्ये वन रॉस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. ठीक आहे. वन रॉस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दोन असे पॉलिमर्समध्ये भरपूर मॉलिक्युल्स असतात ना, यांच्यामध्ये वन रॉस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, जे की वीक आहे, पहिला पॉईंट. सेकंड पॉईंट, इथं छोटीशी का होईना ब्रांचिंग असते, त्याच्यामुळे डेन्सिटी फार जास्त नाहीये. ओके. थोडी का होईना ब्रांचिंग याच्यामध्ये असतेच. ओके. So these are linear, slightly branched long chain polymers capable of repeating softening on heating and hardening on cooling. These polymer possesses intermolecular force of attraction. ठीक है. But how much? Intermediate between elastomers and fibers. Elastomers मध्ये सगळ्यात कमी होते, फायबर्स मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग चांगलं होतं. हे दोघांचे इंटरमिडिएट. ठीक आहे. इलास्टोमर्स पेक्षा जास्त हायड्रोजन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे, पण फायबर्स पेक्षा कमी आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग नाहीये. हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवण्यासाठी जो कंपाऊंड लागतो तो इथं नाहीये. ना नायट्रोजन आहे, ना ऑक्सिजन आहे, ना फ्लोरीन. ओके. बरं, ते नुसते असून चालणार नाही, त्याला हायड्रोजन पण लागतो. तर इथं तसं काहीच स्ट्रक्चर नाहीये, त्याच्यामुळे हायड्रोजन बॉन्डिंगचा इथं विषयच येत नाही. हायड्रोजन बॉन्डिंगपेक्षा वीक बॉन्ड आहेत, त्याच्यामुळे हे थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. थर्ड टाइप. सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर पॉलिथीन, पॉलिस्टायरीन, पॉलिव्हिनाइल, क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे त्याचे कॉमन कंपाऊंड्स आहेत. अँड लास्ट पॉइंट वॉज थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. थर्मोसेटिंग पॉलिमर्सचा अर्थ काय होतो? दीज पॉलिमर्स आर क्रॉस लिंक और हेविली ब्रांच्ड मॉलिक्युल्स. म्हणजे याच्यामध्ये खूप जास्त क्रॉस लिंकिंग किंवा ब्रांचिंग असतं. याच्यामध्ये आता हे क्रॉस लिंक, हे ब्रांचिंग झालं, हे जे आता मी काढतोय, हे जे ड्रॉ करतोय, हे ब्रांचिंग. ठीक आहे. आणि क्रॉस लिंकिंग सुद्धा. क्रॉस लिंकिंग म्हणजे डायरेक्ट अशी लिंकिंग, बॉन्ड एकमेकांना कनेक्टेड. ओके. त्याच्यामध्ये क्रॉस लिंकिंग प्लस ब्रांचिंग खूप जास्त असतं. ओके. होतं काय, क्रॉस लिंक आणि ब्रांचिंग असल्यामुळे एकतर एम्प्टी स्पेस पण असतो, पण या ब्रांचिंगमुळे याला वेगळी एक स्ट्रेंथ मिळते. याला आपण सारखं सारखं मोल्ड नाही करू शकत. हे ब्रांचमध्ये तर कार्बन बॉन्ड आहे, याला ब्रेक करणं एवढं सोपं काम नाहीये. ओके. हे ब्रेक नाही होऊ शकत. बरं, याच्यामुळे होतं काय,
which on heating undergoes extensive cross-linking. Which on heating undergoes एक्सटेन्सिव्ह क्रॉस लिंकिंग. म्हणजे काय, जेव्हा हे बॅकॅलेट आपण बनवतो, त्याचं एक्झाम्पल आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमरचं. जेव्हा आपण बॅकॅलेट बनवतो, बनवताना प्रोसेस म्हणजे प्रिपरेशन होताना बॅकॅलेटमध्ये ऑटोमॅटिक खूप जास्त प्रमाणात क्रॉस लिंकिंग होते. म्हणजे पॉलिमर्स, वेगवेगळ्या पॉलिमर्समध्ये लिंकिंग होते. हा इथं पण बनेल, किंवा हा एक पॉलिमर आहे इकडे बनेल, राईट, किंवा ह्या दोघांमध्ये पण बनेल इकडे, राईट. असे पॉलिमर्सचे क्रॉस लिंकिंग होतात बनताना. ठीक आहे, एकदा प्रिपेअर करताना. नंतर ते तोडता येत नाही, खूप अवघड असतात. ओके, सो विच ऑन हिटिंग अंडरगोज एक्सटेन्सिव्ह क्रॉस लिंकिंग इन मोल्स अँड अगेन बिकम इनफ्युजिबल. दिस कॅन नॉट बी रियूज्ड. एकदा हे कंपाऊंड बनलं का याचा वापस रियूज करता येऊ शकत नाही. म्हणजे जसं थर्मोप्लास्टिकमध्ये आपण काय केलं होतं, हिटिंग केलं का शेप बदलता येत होतं. याच्यामध्ये शेप बदलता येत नाही. हे पॉलिमर्स तुटतात एक वेळ, पण त्यांना हिटिंग वगैरे केल्यानंतर ते त्यांचे शेप्स बदलत नाही. ओके, सम कॉमन एक्झाम्पल्स आर बॅकेलाइट, युरिया फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. हे दोन कॉमन आहेत त्यांचे, बॅकेलाइट आणि युरिया फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढे बघायच्या आहेत हळूहळू. ओके, आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये जे प्लास्टिकचे चेअर्स वगैरे असतात ना, ते ह्या टाईपमधनं असतात. त्या लवकर बेंड होत नाहीत. ओके, तुटतील पण बेंड नाहीत होणार, कारण त्यांच्यामध्ये क्रॉस लिंकिंग खूप जास्त असतं. ओके, आणि याच्यामध्ये क्रॉस लिंकिंग म्हणजे प्रॉपर बॉन्ड असतात. बॉन्ड याच्यामध्ये बनलेले असतात, किंवा बॉन्ड आपण करत असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलिमर्स. आता पॉलिमर्स आपण कसे वाढवतोय, मोठे कसे करतोय, ग्रोथ कशी आहे त्यांची, त्याच्यावरनं आपण त्याचे क्लासिफिकेशन केलेले आहे. एकदम सिंपल. याच्या आधी पण आपण दोन बघितले होते, तेच आहेत. केमिकल रिॲक्शनच्या बेसवर ॲडिशन आणि म्हणजे ॲडिशन ऑर चेन ग्रोथ पॉलिमरायझेशन, किंवा दुसरं कंडेन्सेशन ऑर स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. ओके, ॲडिशन रिॲक्शन आणि कंडेन्सेशन रिॲक्शन त्याच टाईपमधले हे आहेत. ओके, ॲडिशनसाठी पहिल्यांदा आपण बघितलं होतं ॲडिशन रिॲक्शन. ओके, ॲडिशनसाठी तुम्हाला मी एक बेसिक क्रायटेरिया सांगितलं होता की जनरली डबल बॉन्ड लागतो, राईट. त्याच्यामध्ये मग हा बॉन्ड ब्रेक होतो, हा मॉलिक्यूल दुसरीकडे बॉन्ड करतो, हा दुसरीकडे बॉन्ड करतो, आणि एकमेकांना मोनोमर्स कनेक्ट होत 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 ते पॉलिमर बनतात. जसं रेल्वेचं इंजिन तुम्हाला सांगितलं होतं, रेल्वे इंजिन एका साईडला राहिलं समजा, पुढचा भाग वेगळा असतो, म्हणजे युनिक आहे, मागचा तेल जी आहे युनिक आहे, पण मधले जे डब्बे आहेत ते एकदम सारखे असतात, राईट. त्यालाच आपण एका डब्याला मोनोमर म्हणलेलं आहे. असे किती डब्बे तुम्ही एकमेकांना जोडू शकता. ॲडिशन पॉलिमरमध्ये बाय प्रोडक्ट नाही मिळाला पाहिजे, किंवा मिळत नाही जनरली. ओके, तर आता आपल्याला थोडंसं इन डिटेल डेप्थमध्ये जाऊन ॲडिशन आणि कंडेन्सेशन पॉलिमरचे रिॲक्शनचं मेकॅनिझम बघायचं. ओके, आता काही मुलांना, काही 11वीचे मुलं आहेत, थोडासा अंदाज वगैरे असेल मेकॅनिझम कशाला म्हणतात काय, पण हे गरज का असते ते तुम्हाला आधी पहिल्यांदा सांगतो. कोणती ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शन जर परफॉर्म करायची असेल, मेकॅनिझम आपल्याला समजलं, कशा थ्रू रिॲक्शन होते समजलं, तर आपण त्याला मॉडिफाय करू शकतो. ओके, काही उदाहरणं देतो तुम्हाला. नायट्रेशन सिंपल रिॲक्शन आहे, पण त्याच नायट्रेशन मधून आपण पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड पण बनवू शकतो, आणि अगदी एक्सप्लोजिव्ह पण बनवू शकतो. ओके, पण ती प्रोसेस आपल्याला एकदा समजली की ती करतात. तसंच मेडिसिन्सच्या याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला प्रोसेस महत्वाची असते. आपण ते मोल्ड करू शकतो, केमिकल रिॲक्शन्समध्ये त्या गोष्टी आपण मोल्ड करू शकतो. ठीक आहे, तर आपल्याला मेकॅनिझम याच्यासाठी शोधायचं की आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकू. ओके, फर्स्ट वन इज फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम. ओके, आता हे थेरीकडे तर मी नंतर जाईल, एकदम शेवटी जाईल या थेरीकडे. फ्री रॅडिकल मेकॅनिझममध्ये 3 स्टेजेस असतात. 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज चेन सुरुवात करणं, चेन इनिशिएशन. सेकंड स्टेज चेन प्रोपोगेशन, म्हणजे कंटिन्यू करणं. आणि थर्ड स्टेज चेन टर्मिनेशन. ओके, चेन एंड करणं. ओके, म्हणजे रेल्वे बनवण्यासाठी पहिल्यांदा इंजिन, म्हणजे रेल्वे चालू करायची, नंतर कंटिन्युएशन, डब्याला डबे जोडत जायचे, आणि शेवटी जिथं रेल्वे संपवायची ते शेवटी काहीतरी लावावं लागेल ना, तो एक छोटासा काहीतरी असतं ना त्याच्यामध्ये, शेवटचा माणूस उभा असतो झेंडा घेऊन, हिरवा झेंडा घेऊन, राईट. तर हे 3 टप्पे असतात ना त्याचे, मेकॅनिझम मध्ये पण सेम आहे. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन. डिटेलमध्ये दाखवणार आहे, चिंता करायचं काही कारण नाही. ओके.
हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम आ गया था ना, लाइट की वगैरह प्रॉब्लम था। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप कंप्लीट सेशन हो जाएगा। और वहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्विक रिवीजन करता हूँ। ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमर्स। ग्रोथ पॉलीमर्स मतलब एडिशन पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर। ग्रोथ पॉलीमर का मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी तो एक दूसरे को मोनोमर कनेक्ट ही करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दो टाइप का होता है, एडिशन फर्स्ट, सेकंड कंडेंसेशन। दोनों हमने रिएक्शंस वगैरह देख ली। तो ये पूरी थ्योरी के पास थोड़ा सा बाद में जाता हूँ। ये भी थ्योरी है, बाद में जाता हूँ। बाद में इन द सेंस बहुत ये नहीं, मैं थ्योरी एक्सप्लेन करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एकदम सिंपल टर्म है, बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 11 के भी स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12 के स्टूडेंट को भी ये बहुत फायदेमंद होगा। रेडिकल बनते कैसे, सबसे पहले रेडिकल होता क्या। सो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको याद मत, ये इसको भूलना मत। एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये हमारा बेस है। सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन में रेडिकल्स बनते हैं। रेडिकल्स रेडिकल्स बेसिकली व्हाट इज मीन बाय रेडिकल्स। हम आयंस भी देखेंगे, कैटायन आयन कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH4 और उसमें से जानबूझ के सिंप्लिसिटी के लिए एक मॉलिक्यूल को, एक एटम को थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, CH3 एंड H हाइड्रोजन। ओके, नाउ कोई भी एक बॉन्ड जब भी बनता है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो ये तीन कैटेगरीज है या तीन पॉसिबिलिटीज है जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कोई भी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तीन टाइप से ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, यहां से ब्रेक हो जाएगा। उस केस में H3C के पास और हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और प्लस एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन मिलेगा हाइड्रोजन से। ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक खुद का था, एक दूसरा हाइड्रोजन का था। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, सेकेंड ब्रेकिंग बहुत ईजी, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। यहां से ब्रेक हो जाएगा जहां पे अब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ गए। तो यहाँ पे H3C, और क्योंकि उसने हाइड्रोजन लूज किया है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज, प्लस हाइड्रोजन को खुद का तो इलेक्ट्रॉन मिल ही गया, प्लस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ये दूसरा पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे रेडिकल बनाने के लिए जो लगती है वो, अगर ये बीच में से ब्रेक हो गया तो क्या होगा। H3C, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब इसको ना पॉजिटिव चार्ज दे सकते ना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गया, तो चार्ज का आएगा। प्लस हाइड्रोजन, उस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, उसको भी कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों को हम कहते हैं रेडिकल। दीज आर कॉल्ड एज रेडिकल्स। अब रेडिकल, अब कंडीशन देखो, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पे। कार्बन के पास, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, सबको मालूम। ओके, तीन बॉन्ड उसने बनाए, एक बॉन्ड बनाना बाकी है, और वो बॉन्ड बनाने के लिए उसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भी उसके पास है। मतलब बॉन्ड भी बनाना चाहता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो मतलब आगे वो बॉन्ड क्यों ना बनाए, 100% बॉन्ड बनाएगा। ओके, बैरियर कुछ है ही नहीं ना, बैरियर कुछ है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल भी है और ज़रूरत की चीज़ें भी है। मतलब ये एक बॉन्ड बनाना भी चाहता है और उसके लिए ज़रूरत इलेक्ट्रॉन उसके साथ है भी। ठीक है, तो हर बार याद रखना, रेडिकल्स वे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ओके, रेडिकल्स। और ये थर्ड कैटेगरी है। तीन ही चीज़ें हो सकती है, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो तीन ही चीज़ें हो सकती है। ठीक है, या तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो रेडिकल। अब ये निगेटिव चार्ज बनेगा कि पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें बताएगा, वो बात की स्टडी है। लेकिन मुझे यहाँ पे फोकस करना है रेडिकल कैसे बनता है। ओके, बॉन्ड बीच में ब्रेक हुआ, रेडिकल बन गया। ओके, तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, रेडिकल का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? यस और नो मैसेज करके डाल दो। रेडिकल का मतलब क्या होता है, ये फंडामेंटली आपको समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कुछ डाउट है तो भी डाल दो, समझ में आया कि नहीं, यस और नो। चलो फास्ट डाल दो तो।
ओके, और बाकी लोगों को जल्दी यस और नो, इतना सिंपल है ना, आप डालोगे नहीं तो मुझे समझेगा कैसे, समझ में आया नहीं आया कैसे मालूम पड़ेगा। ओके ओके, चलो, अ, दो चार लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ इसका, प्रैक्टिकल मतलब तो एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। ओके, सपोज एक बिजनेस है, धीरूभाई अंबानी का बिजनेस था, रिलायंस, राइट। उनके बाद दो बच्चे हैं उनके ना, तो दो बच्चे हैं ये, मतलब ये कार्बन ये हाइड्रोजन या कार्बन समझो, ये दो बच्चे हैं। अब पूरा बिजनेस, ये वाला ये पूरा बिजनेस, ये उनके दो बच्चे, ये बिजनेस है। क्या कर दिया उनके बाद, बिजनेस को बीच में से ब्रेक कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, इसको एक पार्ट इसको एक पार्ट, ठीक है। या फिर जब भी घर पे हम कुछ भी चीजें लाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, घर वाले सिंपल उस चीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं ना। ओके, तो आपको एक पार्ट मिल गया, आपका बहन भाई जो होगा उसको एक पार्ट मिल गया, तो उसको इसको एक इलेक्ट्रॉन उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सिंपल सा लॉजिक। अब इसको हम कहेंगे रेडिकल, इसको कहेंगे रेडिकल। अगर ऐसे होता कि ये चीजें एक ही है घर पे, दो भाई है और पूरे के पूरे इसी को दे दिए, चलो यहाँ से ब्रेक कर दिया, इस कार्बन को कुछ नहीं दिया, इसको सारा सब कुछ दे दिया, तो क्या इसको रेडिकल कहेंगे? नहीं, राइट। हर बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, और अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम बीच में से ब्रेक कर दें तो बनते हैं रेडिकल्स। इसको इसका हक मिल गया, इसको भी इसका हक मिल गया, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा लॉजिक है। कार्बन, देखो बॉन्ड ऐसे नहीं बनता, बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को एक अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का रहता है। तो आइडियली ब्रेक होने के बाद भी इसको इसका मिलना चाहिए, इसको इसका इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, और जब मिलता है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सो रेडिकल मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉन्ड अगर आपको समझ में आ गया तो रेडिकल कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, इज इट क्लियर नाउ, जिनको मुश्किल थी? ओके, सो आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। अब दोनों भी ऑक्सीजन, दोनों भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसको बाद में देख लेंगे, क्लास 11 के लिए बोल रहा हूँ मैं, उसको बाद में देख लेंगे। बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म वर्क हो गया और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दो है मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ऐसे दो पार्ट है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो ये अलग से लिख सकते हो आप यहाँ पे, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O रेडिकल, ये एक एटम या मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स मिल गए, ठीक है, रेडिकल मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसमें रेडिकल था क्या? नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट में रेडिकल मिला ना, तो रेडिकल मैकेनिज्म की ये शुरुआत हो गई। ओके, पहले रेडिकल था नहीं, बाद में मिला ना, पहले ये पहली स्टेज है हमारी, फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे पहले रेडिकल नहीं है और प्रोडक्ट में हमें रेडिकल मिला अभी, तो इसको हम कहेंगे चेन इनिशिएशन। रेडिकल बना मतलब अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, या चेन, लॉन्ग चेन स्टार्ट हो गई बननी, तो ये हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट क्राइटेरिया, चेन इनिशिएशन। क्योंकि ये मैकेनिज्म में तीन स्टेजेस है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में रिएक्टेंट में रेडिकल नहीं है, प्रोडक्ट में रेडिकल है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये बन गया रेडिकल, ये फर्दर रिएक्शन होता है, CO2 बाहर निकलता है, फिर भी रेडिकल तो बनता ही है, मतलब ये रेडिकल रहता ही है। रिएक्शन में थोड़ा सा क्या कहेंगे हम उसको, स्टेबलाइज किया है, ठीक है। क्लास 12 के लिए ये, अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स अगर समझ सके, क्लास 11 के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है।
ओके, इसको जैसे रेडिकल बनता कब है, दो ही कंडीशन, या तो लाइट होनी चाहिए, एच न्यू मतलब लाइट, या हीटिंग, और दोनों केस में स्टेबल गैसेस बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे एक रेडिकल इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस चला जाएगा। सो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ये CO2 गैस बाहर निकलते हैं। हीटिंग जब भी करोगे CO2 स्टेबल गैसेस बाहर निकलती है, CO2, O2, N2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये एक फर्दर रेडिकल मैकेनिज्म का एक्सटेंशन है। ये नहीं भी समझ में आ गया क्लास 11 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना पॉइंट समझो कि फर्स्ट स्टेज में रेडिकल बना। ओके, फर्स्ट स्टेज में रेडिकल बना। सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज की चेन इनिशिएशन। ओके, सेकेंड स्टेज चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब रिएक्टेंट के साइड भी रेडिकल, प्रोडक्ट के साइड भी रेडिकल। दिखाई दे रहा है कौन सा है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, रेडिकल है तो चेन प्रोपोगेशन बस। ओके, दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ अगर रेडिकल है तो चेन प्रोपोगेशन, सिंपल सा पॉइंट। ओके, अब ये रिएक्शन होती कैसी है उसको देखो। C6H5 कार्बन के पास एक रेडिकल, मतलब वो एक बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा। चलो इसको ब्रेक करते हैं। ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ओके, अब मेरे पास क्या क्या है देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसके पास एक रेडिकल, इसके पास एक रेडिकल, और ये C6H5 उसके पास पहले से एक रेडिकल है, प्लस लिखता हूँ बीच में, उसके पास पहले से एक रेडिकल। अब होता क्या है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इन दोनों में बॉन्ड बन सकता है, यस बन सकता है। तो यहाँ पे देखो C6H5, ये 5 के बाद लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनाया, कार्बन ने ही बॉन्ड बनाया, इसको समझो, ये कार्बन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बाद में लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का नहीं होता। ओके, सो कार्बन कनेक्ट्स टू सेकेंड कार्बन, इस मॉलिक्यूल का ये CH2 जो अभी मैंने कहा ना, ये वाला, लेकिन यहाँ पे एक रेडिकल बच ही गया ना, एक रेडिकल बच गया, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे रेडिकल है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड भी रेडिकल है, तो इसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। चेन प्रोपोगेट मतलब कंटिन्यू हो रही है। एक हमने ये हमारा एक डिब्बा ले लिया, ट्रेन का डब्बा ले लिया, उसको सेकंड डब्बा अभी जोड़ दिया। अब सेकंड डब्बा जोड़ने के बाद भी सेकंड को थर्ड जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये थर्ड जोड़ने के लिए वो कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो है अभी यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है वहाँ पे। ओके, चलो थर्ड, तीसरा डब्बा हम कनेक्ट करते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड डब्बा है, ये यहाँ पे वही कार्बन का रेडिकल है, फिर से डबल बॉन्ड, ये मोनोमर आ गया हमारा, फिर से वही चीज करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो ये इसका एक मिलकर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इन दोनों के बीच में, मतलब 1 1 2 3, इन दोनों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया, और ये बेचारा अब अनपेड हो गया, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी हमने क्या किया, पहले ये फर्स्ट डब्बा कनेक्ट किया था, दूसरा डब्बा कनेक्ट किया, और यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट में ये हमारा फर्स्ट डब्बा है, ये हमारा सेकेंड डब्बा है, और सेकेंड डब्बे को हमने थर्ड डब्बा कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये फिर से आगे कंटिन्यू कर सकता है, फिर से आगे कंटिन्यू कर, ये एन नंबर ऑफ टाइम कंटिन्यू कर सकता है। इसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। ये जब तक कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक रेडिकल बनता रहेगा ये कंटिन्यू होती रहेगी, रेडिकल बनता रहेगा कंटिन्यू होती रहेगी। ओके, दो स्टेज मैंने कंप्लीट कर दिए, चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपोगेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैकेनिज्म में कोई भी डाउट है यहाँ तक, थर्ड स्टेज अभी बाकी है। 2 मिनट इसलिए रुक रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया दूसरा स्टेज या, तो पूछ सकते हो। इवन आपको स्क्रीन पे लिखना भी अलाउड है, तो यू कैन पॉइंट आउट कि सर ये समझ में नहीं आया। दो स्टेप हो गए अभी, हाँ, तीसरी स्टेज बाकी है।
आप टाइप करके भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, शायद किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे, फर्स्ट स्टेज हो गई चेन इनिशिएशन, सेकंड चेन प्रोपोगेशन, थर्ड वन चेन टर्मिनेशन। अब इसको कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना, ट्रेन इतनी थोड़ी ना लंबी हो गई, कहीं ना कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, कब खत्म होती है? जब इसी की तरह मॉलिक्यूल्स मिलता है, मतलब ये हमारा पहला मॉलिक्यूल और इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इसके पास भी एक ही रेडिकल है, इसके पास एक रेडिकल, अब ये दोनों भी आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में। ठीक है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हमें यहाँ पे कंप्लीट पॉलीमर मिलेगा, क्योंकि अब इस पॉलीमर के एंड में कोई रेडिकल नहीं है, नो रेडिकल एंड में। हाँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट में रेडिकल है, प्रोडक्ट में रेडिकल नहीं है। चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, थर्ड स्टेप, एकदम सिंपल स्टेप। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ओके, लास्ट की कंपैरेटिवली इजी है। अब जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी को देखो, अभी क्या थ्योरेटिकली अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखना पड़ेगा, या बाकी की चीज़ें कैसे। ओके, in this type of polymerization the molecules of the same monomer or different monomer add together on a large scale to form polymer। अब ये तो हमें मालूम है, पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर्स बहुत सारे चाहिए, जब ऐड होकर पॉलीमर बनता है। दो मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जहाँ पे कंपाउंड में एटलीस्ट डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अल्कीन उसका एग्जाम्पल है। ओके, अल्का डाई इन, डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो बेसिकली वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ। अभी हमने देख लिया, बहुत सारे डब्बे हमने कनेक्ट कर लिए थे तो चेन ग्रोथ हो गई थी वहां पे। ओके, कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पेसिस। तो ये कैसे हो सकता है? दो मेथड से, या तो फ्री रेडिकल बनेगा, नहीं तो आयनिक स्पेसिस बढ़ेंगी। आयनिक स्पेसिस मतलब मैंने आपको तीन पॉसिबिलिटी दिखाए थे, एक रेडिकल था, दूसरा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या तीसरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों जो प्रॉपर्टी बची है उनको हम कहेंगे आयनिक स्पेसिस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बने, या फिर रेडिकल। हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वो रेडिकल मैकेनिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, हाउएवर द फ्री रेडिकल गवर्न एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज मोस्ट कॉमन मोड। पॉलीमर बनने के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक बहुत कॉमन मेथड है। okay? और इसीलिए हम उसको स्टडी कर रहे थे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन टू पॉलीथीन, मतलब इथिन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल CH2 और इसका पॉलीमराइजेशन जो अभी हमने देखा कंसिस्ट ऑफ हीटिंग, जो मैंने ट्रायंगल दिया था फर्स्ट रिएक्शन में, और एक्सपोजिंग टू लाइट। पॉलीमराइजेशन कब होता है, रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है? रेडिकल बनने के लिए एटलीस्ट उसको हीट होना ही चाहिए, नहीं तो लाइट को एक्सपोज करना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है, आइदर हीटिंग करना पड़ेगा नहीं तो एक्सपोज टू लाइट। ओके, अ मिक्सचर ऑफ इथिन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। ये क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। रेडिकल मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक कंपाउंड डालते हैं। देखा जाए तो इसका कोई रोल है क्या पॉलीमराइजेशन में? ये हमारा पॉलीमर बना, इसमें इसका कुछ रोल है क्या? कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन चेन इनिशिएट करने के लिए हमें ये जरूरी है। ओके, चेन इनिशिएट करने के लिए इस कंपाउंड का जरूरी है, चेन इनिशिएशन। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म बाय द पेरोक्साइड, मतलब फर्स्ट स्टेज है ये। ओके, जहाँ पे पहली बार रेडिकल बना है, कौन सा? बेंजाइल का। पेरोक्साइड टू द इथिन डबल बॉन्ड दस जनरेट अ न्यू एंड लार्ज फ्री रेडिकल, मतलब फर्स्ट स्टेज में पहले फ्री रेडिकल बनता है, जो कि या इस केस में फिनाइल है। कौन सा वाला फिनाइल? ये वाला फिनाइल रेडिकल फर्स्ट केस में। ओके, और इसी स्टेज को क्या कहेंगे? हाँ, दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप, जो मैंने पहली स्टेप बताया, चेन इनिशिएशन, जहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। एट दिस रेडिकल, एज दिस रेडिकल विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, इथीन मतलब रेडिकल नहीं है, पहला रेडिकल है दूसरा नहीं है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रेडिकल, अनदर बिगर साइज रेडिकल इज फॉर्म्ड, और एक रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसको हमने कहा था चेन प्रोपोगेशन।
This repetition of sequence with new and bigger radical carries the reaction forward, and this step termed as chain propagation stage. Second stage, chain propagation stage. Ultimately, at some stage, the product radical thus formed react with another radical to form a polymerized product. मतलब दोनों भी radical लास्ट में दोनों radical react हो जाएंगे, ओके, और एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. चेन टर्मिनेशन स्टेप हम उसको कहते हैं. फॉर टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन, these free radicals can combine in different ways to form a polythene. ओके, ये उसमें से ये एक मोड है. तो 3 स्टेजेस है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. यहाँ पे ये पॉलीमर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस है. रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे खत्म होता है. खत्म इन द सेंस ये टॉपिक खत्म होता है. क्लास 12 का बहुत सारे आप क्वेश्चन पेपर निकाल लो, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है पॉलीमराइजेशन में, इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये हो गया चेन टर्मिनेशन एंड पहला बात रेडिकल मैकेनिज्म का बात. अब कुछ प्रोडक्ट देखते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज यूज भी किए जाती है, या कुछ पॉलीमर्स है, इसी के बेसिस पे एडिशन रिएक्शन वहाँ पे होती है. बाय डिफॉल्ट एडिशन रिएक्शन की जाती है और प्रोडक्ट मिलते हैं. डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स है. ओके, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो आपको दिखाई नहीं देंगे. डे टू डे लाइफ में जो बनते हैं दिखाई देते हैं, वो ये प्रोडक्ट्स है. ओके, सो फिर से मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो टाइप करके डाल दो. तो बहुत कम बच्चे ये करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, मैसेज डालते हैं. मुझे बहुत सारे लोगों से ये आंसर चाहिए. समझ में आया? यस और नो डाल दो, फास्ट डाल दो. तो देखो अभी हमने क्या क्या देखा था, आप मैसेज डालते जाओ. समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो क्वेश्चन कौन सी स्टेज समझ में नहीं आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कुछ ना कुछ बोलो. हाँ, जो अगर नहीं समझ में आता है तो. ओके, तो अब हमने क्या किया है अभी तक, ये मैं आपको बता देता हूँ. हमने पॉलीमर देखा क्या होता है. पॉलीमर मोनोमर से बनता है एक सेट, ऑब्वियसली. उसके क्लासिफिकेशन देखे, नेचुरल से बहुत सारे क्लासिफिकेशन के टाइप है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की. थर्ड पॉइंट, हमने रेडिकल बनते कैसे, तो उसका एक मैकेनिज्म देखा. इसके आगे क्या करेंगे, ये पूरे नॉलेज को हाँ, पूरे नॉलेज को कंबाइन करके अब आगे पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. मतलब एक पॉलीमर बनता कैसे, ये बनेगा कैसे, कौन से रिएक्शन यूज करेंगे, बाय प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, स्ट्रेंथ होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें अब हम धीरे 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 लिंक करते जाएंगे. ओके, लिंक करते जाएंगे उस चीजों को. ओके, चलो इसको ऐसे समझो बच्चों, एकदम सिंपल सा पॉइंट है. इसको ऐसे समझो, अगर एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ओके, या सपोज पुणे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सपोज पुणे का एग्जांपल लेते हैं, उसको डिवाइड करना है तो बहुत सारी जगह से डिवाइड कर सकते हैं. एक काले गोरे हो गया डिवाइडेशन. थर्ड डिवाइडेशन, जिनके पास कार है वो, जिनके पास कार नहीं है वो, हो गया सेकंड डिवाइडेशन. थर्ड डिवाइडेशन मेल फीमेल. फोर्थ डिवाइडेशन एज के हिसाब से, मतलब 18 के ऊपर के, 18 के नीचे के. नेक्स्ट डिवाइडेशन, ऐसे हम कितने भी डिवाइडेशन कर सकते हैं. पॉलीमर का हमने वही किया है. ओके, मॉलिक्यूल वही है, अलग अलग एंगल से डिवाइडेशन किया अभी, और उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज ढूंढने की ट्राई की. जब हम कहते हैं ना कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पुणे में हमने क्लासिफिकेशन किया कि 18 के नीचे कितने हैं, 18 के ऊपर कितने हैं. सपोज 50-50 आ गए. सेकेंड डेटा कलेक्ट किया, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास कार नहीं है. तो सपोज 70-30 आ गया. ओके, मतलब 70 लोगों के पास कार है, 30 लोगों के पास, 30% लोगों के पास कार नहीं है. इस डेटा को अगर हम कंबाइन करें तो हमें पता चलेगा 18% के नीचे वाले कितने लोगों के पास कार है. यही हम कर रहे हैं अभी, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, चलो थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, एकदम सिंपल सा पॉइंट है. रेडिकल आपको समझ में आ गया कैसे बनता है. अब ये कहीं पे तो एंड करना चाहिए ना. ठीक है, यहाँ पे अभी तक क्या किया था, एक रेडिकल था, एक बॉन्ड हम ब्रेक करते थे. रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्टेबल था उसको हम ब्रेक करते थे, राइट, और नया रेडिकल बनाते थे हर बार.
यहाँ पे देखो रेडिकल नहीं है ना इस मॉलिक्यूल में, हमने बनाया या इस रेडिकल ने बाय फोर्स बनाया। ओके, लास्ट में जब चेन टर्मिनेट करनी है तो ऐसे दोनों मॉलिक्यूल आएंगे जिनके पास खुद का एक एक रेडिकल हो, ये आपस में बॉन्ड बना के रेडिकल को खत्म कर देंगे। रेडिकल मतलब क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, बॉन्ड बन गया, रेडिकल खत्म। ओके, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक इसने दिया एक इसने दिया, खत्म चीज। अब यहाँ पे हमने थोड़ी ना किसी बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं तो ब्रेक क्या करेंगे, राइट। दोनों रेडिकल है, आपस में कनेक्ट हो जाओ, खत्म बात, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई भी रेडिकल नहीं है, इसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। ये थर्ड स्टेज। ओके, किसी को तो डाउट था इसलिए कंफर्म कर दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट, देखो प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर को हम देख लेते हैं। पहला कंपाउंड, ये कंपाउंड देखो, पहले ये कंपाउंड देखो, टेफ्लॉन है। कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन उसके लिए नहीं है। ओके, हाँ, इस कंपाउंड में हमें क्या दिखाई देता है, पॉलीमर है तो कंपलसरी पहले तो पॉली लिखेंगे हम। ओके, पॉली लिखेंगे। अब ये मोनोमर के पास जाओ, कितने फ्लोरीन है, 4। क्या लिखते हैं हम, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो 4 फ्लोरीन है तो टेट्रा, फ्लोरीन मतलब फ्लोरो, कितने कार्बन है, 2, इथेन, टेट्रा फ्लोरो इथेन। पॉलीमर है ना तो पॉली लिखना पड़ेगा, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। ओके, तो नाम बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मॉलिक्यूल अगर आपके सामने आ गया तो नाम ही मुश्किल नहीं है, और अगर नाम सामने आ गया तो मॉलिक्यूल ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। ओके, चलो, इसी को हम कहते हैं कॉमन नेम में टेफ्लॉन। अब इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, टेफ्लॉन कॉमन नेम को याद रखना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, मोनोमर को एक बार ध्यान से देखो, क्या है, डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली रेडिकल मैकेनिज्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म के लिए कंडीशन ही क्या थी, डबल बॉन्ड चाहिए, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्यों ऐसा चाहिए, हाँ ये भी एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्यों डबल बॉन्ड चाहिए रेडिकल के लिए। क्योंकि जब भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हीटिंग में डालते हैं या उसको लाइट में रखते हैं तो ये पाई बॉन्ड, मैंने कहा ना एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन या जो भी एलिमेंट्स होंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, रेडिकल बन गए और फर्दर रिएक्शन हो सकती है। और यही रीजन है कि आप देखो बहुत सारे मेडिसिन अम्बर कलर के बॉटल में मिलते हैं, या बहुत सारे टैबलेट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप नहीं होती उनकी, नॉन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप होती है। रीज़न क्या है, उन पे लाइट ना गिरे, लाइट उन पे ना गिरे। ओके, अगर उन पे लाइट गिर गई तो ये रेडिकल मैकेनिज्म दिखाएंगे। सपोज ऐसे कुछ कंपाउंड मेडिसिन में है तो ये रेडिकल बन जाएंगे, रेडिकल बन जाएंगे तो फिर तो ये अपना काम चालू कर देंगे पॉलीमर बनाने का, साइड रिएक्शन बनाने की, तो वो मेडिसिन तो काम कर चला गया, वो मेडिसिन मतलब वो ड्रग जो है पॉइजनस हो सकता है, नॉन इफेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना उसका। इसलिए एक्सपायरी डेट और कुछ मेडिसिन को अम्बर्ड कलर के बॉटल में रखते हैं ताकि रेडिकल मतलब टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर रेडिकल का कुछ इफेक्ट उस पर ना आए। ओके, लाइट का आपने बहुत सारी मेडिसिन पे देखा होगा, स्टोर इन कोल्ड प्लेसेस, राइट। इवन कोविड वैक्सीन भी फ्रिज में रखते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर के साथ रिएक्शन में चले जाते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोविड में यही है, जनरली मेडिसिन में रहता है, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ब्रेक हो जाएगा जैसे हम थोड़ा सा हीट करेंगे या एच न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लाइट में अगर हम उसको रखेंगे, ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल बनेंगे। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आराम से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये पॉलीमर है। ओके, पॉलीमराइजेशन बन। अच्छा एक पॉइंट, 1 मिनट बाकी है, सेशन एंड हो सकता है, अभी एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करना है सबको, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से ज्वाइन करना है सबको। चलो कंटिन्यू करते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म आराम से यहाँ पे हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज CF2 एंड देन CF2।
ठीक है, डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिला के बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन आगे जाके क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट कैसे लिखना है, तो मोनोमर, ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर एक बॉन्ड जाता हुआ दिखना चाहिए। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐसे बन सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे पॉलीथीन था उसी हिसाब से टेफ्लॉन का प्रिपरेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक लेवल अप जाता हूँ। ओके, ये मॉलिक्यूल को सबसे पहले देखो, कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन, अगेन फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, फिर वो कार्बन कंटिन्यू रहते हैं, मैं सिर्फ इतने में ही इंटरेस्टेड हूँ। चार्ज सेपरेशन देखो, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो, पीवीसी में एक क्लोरीन था, ये पीवीसी याद है, पीवीसी में एक क्लोरीन था। ठीक है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन आ गया था इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच में। ओके, इन बिटवीन था, तो इतना अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन आ गया था। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, हमें मालूम है पीवीसी जनरली रिएक्शन में नहीं जाता, सालों साल पीवीसी के पाइप्स टिकते हैं ना, रिएक्शन में नहीं जाते, वो एज इट इज रहते हैं वैसे ही। ओके, सो यहाँ पे देखो, वहां पे तो एक ही क्लोरीन था या एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे तो एक मोनोमर में चार चार फ्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी स्ट्रांग है। ओके, ये पहले तो इस पॉइंट को समझो या इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पेसिस है। इसका क्या मतलब होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा कि बहुत वीक होगा। क्या कंक्लूजन आप निकालते हो, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है यहाँ पे फ्लोरीन जैसे, वहां पे तो एक ही था क्लोरीन, यहाँ पे तो चार चार फ्लोरीन एक मोनोमर में प्रेजेंट है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज। चलो मैसेज में बताओ फास्ट, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या लगता है आपको? करेक्ट है, रिया का आंसर आ गया। बाकी लोग फास्ट, क्या लगता है, गलत होगा चलेगा, आंसर तो दो। एग्जाम में तो बैठो तभी तो पास होंगे, एग्जाम ही नहीं दोगे तो कैसे पास होगी? हर बार गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी पास करने के लिए। चलो, क्या लगता है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स? इंक्रीज होगा। ओके, सो करेक्ट है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। तो बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो ये पॉलीमर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, डेंसिटी कम होगी, सॉरी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी मतलब क्या रहता है, कम एरिया में ज्यादा मटेरियल होना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा। ओके, सो अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, फ्री रेडिकल से बन सकता है। अब टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो हमें मालूम है रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे बन सकता है। इट इज केमिकली इनर्ट, किसने बताया, फ्लोरीन ने। ओके, रेजिस्टेंस टू अटैक बाय कोरोजिव रिएजेंट, रिएक्शन में जाएगा नहीं जाएगा, ये क्लोरीन था नहीं गया था, यहाँ पे क्यों जाएगा यहाँ पे? अच्छा, रिएक्शन में जाने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए या एक वीक बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे कौन सा ऐसा वीक बॉन्ड है क्या? नहीं ना, वीक कोई बॉन्ड है ही नहीं इस पॉलीमर में। पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पॉलीमराइजेशन में चला गया वो पाई बॉन्ड, तो रिएक्शन बनेगा कहाँ? नहीं हो सकती रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन में जाएगा नहीं, केमिकली इनर्ट है, मतलब इसमें आप एसिड भी डाल दो तो भी ये एसिड के साथ जल्दी रिएक्शन में नहीं जाएगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड डाल दो या कितने भी दिन तक आप उसमें बारिश में रखो, कुछ भी रखो, ये करोजन वगैरह कुछ नहीं होगा इसका। ओके, इट इज यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, gaskets, and also in non-sticky surface coated यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब क्या कहेंगे, डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं ना वो। तो बेसिकली ये रिएक्शन में जाता नहीं है, और ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिली, इस फ्लोरीन ने मुझे चिल्ला चिल्ला के बताया, अभी आपको वो भी बताएगा। पॉइंट समझ में आ गया ये? तो ये प्रॉपर्टी इस टेफ्लॉन की कहाँ से निकाली, तो इस फ्लोरीन से निकाली। मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड है क्या, कि ये कोई सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या, अगर नहीं हो सकता तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। ओके, तो मतलब देखो क्लास 12 के एग्जाम में हमें मालूम है, अगर कोई क्वेश्चन या हम ऐसे क्वेश्चन डाले कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफलॉन, तो आधे प्रॉपर्टीज तो आप बाय गेस ही डालते हो, आधे प्रॉपर्टी आगे वाले की देखते हो, दो प्रॉपर्टी आगे की, दो प्रॉपर्टी पीछे के, दो प्रॉपर्टी लेफ्ट, दो प्रॉपर्टी राइट, और उसके बाद दो चार प्रॉपर्टी आपके मन से। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके आप लिखो, करेक्ट आएगा। केमिस्ट्री में लॉजिक बहुत चलता है और लॉजिक ही चलता है, केमिस्ट्री लॉजिकल बेस्ड ही है ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नॉम कॉमन नेम है, लेकिन फिर से मुझे एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है। कौन सी? यहाँ पे डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ। कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन, अरे एक मिनट है, गलती है, कार्बन देन एक हाइड्रोजन, देन ये साइनाइड है, साइनाइड मतलब कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नाउ प्लस दूसरा, अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन अगर सपोज होनी है, तो दूसरा एक मोनोमर में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, ये वाला, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, तो आराम से हम रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। चलो कर देते हैं। दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इन दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल मिला के हमने एक बॉन्ड बना दिया, बात खत्म, बन गया पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये दूसरे के साथ बनाएगा, वो तो चलता ही रहेगा ना, ये तो डब्बे तो बनते ही रहेंगे, ठीक है। एक मोनोमर कौन सा है? ये एक मोनोमर है, तो इसको ब्रैकेट डाल देंगे, इसको एन लिखेंगे, ये बन गया हमारा पॉलीमर। ओके, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, सिर्फ दूसरा मॉलिक्यूल मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, अदरवाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसे होगी। ओके, सिंपल है। अब फिर से वही लॉजिक यूज कर रहा हूँ। ओके, साइनाइड ग्रुप, वहां पे फ्लोरीन था जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, साइनाइड उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ओके, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, सॉरी, तो यहाँ पे हमें ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है, ये ब्रांचिंग की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, चलो ठीक है, उतना डिटेल में नहीं भी गए। तो यहाँ पे वो फ्लोरीन था, यहाँ पे साइनाइड है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फ्लोरीन के जितना नहीं है, तो इसमें जो ताकत होगी जो टेफ्लॉन में थी उतनी ताकत इसमें नहीं होगी। ओके, क्योंकि टेफ्लॉन में तो चार चार फ्लोरीन थे, यहाँ पे तो एक साइनाइड ग्रुप है एक मोनोमर में, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है, एक ही साइनाइड वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक ही साइनाइड है, वहाँ पे 4 फ्लोरीन थे। सो प्रॉपर्टी तो एक चीज हमें यहीं पे पता चल गई कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत उसकी स्ट्रांग नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेंसिटी कम हो सकती है, क्यों? क्योंकि चार सेपरेशन ही नहीं ना, चार सेपरेशन वहां पे तो बहुत ज्यादा, चार फ्लोरीन थे तो चार सेपरेशन बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे इसको हम पोलर मान भी ले तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन कौन से चार चार ग्रुप है जो पोलरिटी बना रहे हैं? नहीं ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल में ज्यादा नहीं होगी, होगी बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब रही बात केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, क्या ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा? तो हमें साइनाइड में देखना पड़ेगा, क्या साइनाइड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये साइनाइड ही नहीं पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? पॉलीमर बनने के बाद, पॉलीमर बनने के बाद हम प्रॉपर्टीज पॉलीमर की देख रहे हैं, तो पॉलीमर बनने के बाद क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें है क्या? तो ऑब्वियसली है, और हमें मालूम है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इजीली ब्रेक होते हैं, तो क्या इसको हम कहेंगे केमिकली इनर्ट रहता है? बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन में जा सकता है, ये साइड रिएक्शन दे सकता है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी तो मुझे केमिकल स्ट्रक्चर देख के पता चल गई। ओके, चलो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब यूजेस कहाँ कहाँ होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसने हमें बता दिया ये डबल बॉन्ड मतलब एडिशन तो बनने ही बनेगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, पेरोक्साइड क्यों यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रहता है,
H2O2 कहते हैं हम इसको, H2O2। रेडिकल मैकेनिज्म में देखा ना हमने, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी रेडिकल बनाना है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही ब्रेक करते हैं। ओके, पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्रिलानाइट्राइल, मतलब ये पॉलीमर बनता है। पॉलीएक्रिलानाइट्राइल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएट, किसके लिए, वो अब गौर से देखो, फॉर वूल। मतलब क्या है, अरे हाँ ओके, मराठीत सांगतो, मराठीत। पॉलीएक्रिलानाइट्राइल कुठे वापरतात, सबस्टिट्यूटेड फॉर वूल, म्हणजे त्याला काय म्हणतात मराठीमध्ये, वूलला धागा, धागा समजा, त्याला एक काहीतरी स्पेसिफिक नेम आता मला आठवत नाही, धाग्याच्या जागी याला वापरतात. ओके, ॲज अ मेकिंग कमर्शियल फायबर्स बनवण्यासाठी वापरतात. पण मेन पॉईंट काय, हा नायलॉन नाही आहे, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग फोर्सेस नाही आहेत, हा रिॲक्शनमध्ये जाऊ शकतो, कारण इथं डबल बॉन्ड आहेत, आणि जिथं जिथं डबल बॉन्ड असतील तिथं तिथं पटकन रिॲक्शन होते, कारण ते डबल बॉन्ड म्हणजे पाय बॉन्ड पटकन ब्रेक होतात. आणि आपल्याला सायनाइड ग्रुप ओरडून ओरडून सांगतोय, ठीक आहे. हां, लोकर, लोकर, ओके, वूल, लोकर म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. ओके, सो सायनाइड आपल्याला ओरडून सांगतोय, मी काही स्टेबल नाही, मला थोडीशी एनर्जी द्या, हीट द्या, काहीतरी माझा मित्र मित्र येऊ द्या, मी लगेच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पडून जाईल. ओके, रिॲक्टिव्हिटी नाही, ओरडून ओरडून कळते, मॉलिक्युलच आपल्याला सांगते ओरडून. सो बेसिकली पॉलिमरमध्ये स्ट्रक्चर समजलं ना, कळून जातं त्या प्रॉपर्टीज वगैरे काय असणार आहेत आणि कुठे कुठे यूज करायचं. ओके, आता हे तुमच्याकडे, तुम्हाला याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा, किंवा कोणता पॉईंट समजला नाही तर विचारा. चॅट बॉक्समध्ये समजला का नाही मला सांगा, तुम्हाला हे समजलं की नाही, प्रॉपर्टीज कशा ओळखल्या, पॉलिमर कसे बनवले, समजलं असेल तर यस टाका, नसेल समजलं तर नो टाका, आणि क्वेश्चन टाका की काय प्रॉब्लेम आला, कुठे प्रॉब्लेम आला. हो, हा ॲडिशन पॉलिमर आहे. आता जे मी घेतोय हे सगळे ॲडिशन पॉलिमर आहे, आणि जिथे जे डबल बॉन्ड तिथे ते ॲडिशन पॉलिमर. आणि हां, कधी कधी चुकून माझे सगळे लेक्चर्स हिंदीमध्ये चालतात, त्याच्यामुळे चुकून बाय फ्लोमध्ये माझं हिंदी निघून जातं, ते सांगत चला की मराठीमध्ये वगैरे घ्या, म्हणून कधी कधी बाय फ्लो निघून जातं. करेक्ट आहे, याच्यामध्ये बाय प्रोडक्ट बिलकुल नाही बनत, म्हणूनच आपण याला ॲडिशन पॉलिमरायझेशन म्हणतो. याच्यामध्ये ॲडिशन रिॲक्शन होते, फायनल प्रोडक्ट कोणताच नाहीये याच्यात. ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, यस नो कुछ भी नहीं, सो गए, स्टार्ट रेकॉर्डिंग. ओके, तर हा हे दोन मॉलिक्युल आहेत, मला फक्त तुम्हाला पॉलिमरायझेशन होतंय कसं ते दाखवायचं. बरं, सगळ्या केसेसमध्ये काय होतं, जेव्हा आपण रॅडिकल मेकॅनिझमला फॉलो करतो ना, त्यावेळेला डबल बॉन्ड ब्रेक होतो. ओके, हा पण आणि हा पण, आणि एक बॉन्ड म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन असतात, हे तर आपल्याला लॉजिक माहिती, एक बॉन्ड म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन. आता दोन इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक झाला, याने आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन टाकला, याने आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन टाकला. ओके, तसाच ह्या कार्बनने आपला इलेक्ट्रॉन घेतला, ह्या कार्बनने आपला इलेक्ट्रॉन घेतला. नेक्स्ट पॉईंट एकदम सोपा आहे की पॉलिमरायझेशन म्हणजे आपण ट्रेनमध्ये जसे डब्बे जोडतो ना एकमेकांना, तसं इथं करायचंय. हा कार्बन, इथं बघा, ह्या कार्बनला 3 व्हॅलन्सी आहे, एक व्हॅलन्सी बनवणं आहे ना, तर ह्या व्हॅलन्सीला, ह्या कार्बनची इथे एक व्हॅलन्सी बनेल, इथे, ठीक आहे, म्हणजे हा कार्बन ह्या कार्बनला कनेक्ट होईल. ओके, हा कार्बन ह्या कार्बनला कनेक्ट होईल, तसंच सेम कार्बन कार्बन कनेक्ट होईल, सेम कार्बन कार्बन कनेक्ट होईल, सेम कार्बन कार्बन कनेक्ट होईल. पॉईंट लक्षात आला, पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन कशी काय परफॉर्म होईल ते. ओके,
ओके, हे समजलं का कोणाला? अभिराज समजलं का रिएक्शन कशी? ओके सर, ओके सर. ओके, व्हेरी गुड. चलो, आणखी कोणाला काही डाऊट आहे का? हा, रिएक्शन स्टॉप होणार ना. रिएक्शन 100% रिएक्शन स्टॉप होते. हा, आता रिएक्शन कुठे स्टॉप होत असते, तर जो रिएक्शन चालू करतो तो रिएक्शन स्टॉप करतो. तुम्हाला रिएक्शन स्टॉप आता इथं पेरॉक्साईड वापरलेला आहे. ओके, इथे बघा, रिएक्शन सुरुवात कोणी केली ती? ह्या रिएक्शनच्या किंवा ह्या पॉलिमरच्या सुरुवातीला कोण होतं? C6H5. इथे बघा, रिएक्शन यांनी चालू केली की नाही. ओके, सुरुवातीला. शेवटी पण बघा तोच असतो. ओके, तर हा अशी ट्रेन आहे जिथं इंजिन पुढं पण आहे मागं पण आहे. म्हणजे शेवटी पण इंजिन लागतं, सुरुवातीला पण इंजिन लागतं, असं समजा तुम्ही. रिएक्शन स्टॉप होते. फक्त आता ती स्टॉप कुठे करायची हे एकतर आपल्या कंडिशन्सवर डिपेंड आहे, किंवा म्हणजे आपण कोणते कंडिशन देतो त्यावर डिपेंड आहे, किंवा कोणते रिएक्टंट आपण कधी टाकतो त्याच्यावर डिपेंड आहे. ओके, याच्यामध्ये कधी कधी 100, 150, 200, 500 मोनोमर्स एकमेकांना कनेक्टेड असतात. मोनोमर्स, एवढी मोठी लिंक एकमेकांना कनेक्टेड असते. ओके, आणखी काय डाऊट? ओम, आय थिंक डाऊट क्लिअर झाला. स्टॉप होते बरं का रिएक्शनला, रिएक्शन स्टॉप होते. थर्ड स्टेप तीच आहे, चेन हे होतं. चलो, आजच्यासाठी आपण थांबूया मग इथे. उद्या कंटिन्यू करू सेम टायमिंगला, आणि याचं तुम्हाला रेकॉर्डिंग वगैरे सगळं मिळणार आहे. ठीक आहे, थोडा वेळ लागेल पण मिळून जाईल. चलो, बाय एव्हरीवन.